एक शायर ने कहा है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का ज़ख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर आपके लिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न लाए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 11 या फिर 13? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आ ई उ रिर ए ओ औ, बस इतने ही स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अंग और आह स्वर नहीं होते हैं, इन्हें कहा जाता है अयोग वाह। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, कुछ शब्द 4 दिए हुए हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। दीपक, नृत्य, घड़ी, धर्म। देखिए, इसमें दीपक और नृत्य और धर्म ये सभी पुल्लिंग हैं। घड़ी ऑप्शन नंबर 3 पर ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? 7, 10, 9, 8। कितने भेद हैं कारक के, ये पूछा गया है। तो कारक के भेद होते हैं 8। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, ये जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कारक का पूरा विवरण मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा हिमालय से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट है, देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कारक बताइए। कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? कौन सा कारक है ये पूछा गया है। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती अर्थात हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 अपादान कारक होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अपादान कारक देखिए, उत्पत्ति से संबंधित और अलगाव से संबंधित जहाँ पर बात होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ गंगा की उत्पत्ति हो रही है हिमालय से, तो अपादान कारक होगा बिल्कुल, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया हुआ है, वर्तमान काल क्रिया वाला वाक्य बताइए। जिसमें जो वाक्य वर्तमान का है, जिसमें क्रिया वर्तमान की है, वो आपको बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, उसने गाना गाया था, मैं चाय पीता हूँ, वह कल आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मुझे पता है आपका अंदाज़ा जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 पर होगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 पर होगा, लेकिन आपको बता दें ऑप्शन नंबर 1 वाला मैंने पुस्तक पढ़ ली है ये है वर्तमान का नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, मैं चाय पीता हूँ, यह है वर्तमान काल का। अब मैंने पुस्तक पढ़ ली है, इसमें है लगा हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन आपको हो रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये है, ये जो है ये भूतकाल का वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये भूतकाल का वाक्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में लगता है, क्या लगता है? प्रत्यय या फिर उपसर्ग या अव्यय या विशेषण? तो देखिए, शब्द के, ये मान लीजिए शब्द है और इसके शुरुआत में जो लगेगा शब्दांश वो होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और इसके जो बाद में लगता है वह होता है प्रत्यय।
क्या होता है? प्रत्यय। और बाद में अर्थात अंत में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, प्रत्यय होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, नयन का संधि विच्छेद बताइए। नयन शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है, 4 प्रकार से लिखा गया है, कौन सा सही होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर लिखा है ने धन अन, ये हो जाएगा नयन। देखिए ये अयादि संधि है, कौन सी संधि है? अयादि संधि। ध्यान से समझ लीजिएगा, संधि से प्रश्न आते हैं। अयादि संधि है, इसकी 4 कैटेगरी होती हैं, अय और आय, अव और आव, ये 4 तरीके से ये संधि होती है इसमें। तो ये इसमें अय बना है, नयन, नय, नयन, नय, जो नय है यहाँ पर अय है, शामिल है अय, समझ गए? नायक होता तो फिर आय, नाय, आय शामिल होता, समझ गए? ऐसे ही पवन होता तो अव, और पावन या पावक होता तो फिर आव शामिल होता। यहाँ पर प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ने धन अन से बनेगा नयन। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है सदैव में कौन सी संधि है? एक शब्द है सदैव, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि है? देखिएगा सदैव जो है इसमें संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। सदा धन एव से बनेगा सदैव, यहाँ संधि होगी तो बनेगा सदैव, वृद्धि स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, महोत्सव का विच्छेद क्या होगा? ये भी संधि से प्रश्न लिया गया है, क्या होगा? 4 प्रकार से लिखा गया है, इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 9 का, वह है ऑप्शन नंबर 2, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव से यहाँ का महा का आ और उत्सव का उ, इनमें संधि होगी और तब बनेगा महोत्सव। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हुआ है यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। यथाशक्ति शब्द खूब पूछा जाता है, क्या होगा? तत्पुरुष या कर्मधारय या अव्ययी भाव या बहुव्रीहि? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अव्ययी भाव समास का ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। और अव्ययी भाव के जैसे प्रतिदिन है ना, अव्यय इसमें लगता है पहले, ये प्रतिदिन ये भी अव्ययी भाव का, आजीवन ये भी अव्ययी भाव का, नील कमल ये होगा कर्मधारय, नील कमल अर्थात कमल कैसा है? नीला, ये कर्मधारय होगा। बहुव्रीहि इसमें जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, या दशानन या गजानन, समझ गए? इस प्रकार से जो होते हैं शब्द वे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, पत्र का अर्थ है, एक शब्द है पत्र, इसका अर्थ क्या है? इसमें से छांटना है आपको, पानी या पत्ता या बादल या पतला। तो देखिए पत्र का अर्थ यहाँ पर है पत्ता। पत्र लेटर को भी कहते हैं, चिट्ठी को, समझ गए? चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं, पत्ता को भी पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, श्री गणेश का विलोम बताइए। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति या अथ या इति श्री या अंततः। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना, किसी कार्य का प्रारंभ करना, श्री गणेश, और समापन करना उसे कहते हैं इति श्री। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इति श्री इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, रसाल का क्या अर्थ है? रसाल केला होगा, नारियल, रात या आम? तो देखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही है,
आम जो फल होता है, आम मैंगो, उसे कहते हैं रसाल। क्या कहते हैं? रसाल। केला, इसका तत्सम भी पूछा जाता है, वह होता है कदली। देखिए, तत्सम और तद्भव से भी प्रश्न आते हैं। इसका तत्सम होता है कदली। नारियल जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल। ये ध्यान रखना है। और रात का होता है रात्रि। समझ गए? ये इसके तत्सम हुए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, आम को रसाल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। गौरव का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक अर्थात विलोम। विलोम पूछा गया है। गौरव का क्या होगा? अपमान या लघु या लाघव या कृतज्ञ। देखिए, ये गुरु शब्द से बना है गौरव, और गुरु का विलोम होता है लघु। लघु से बना है लाघव। लाघव का अर्थ होता है बहुत शीघ्र। बहुत शीघ्र। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, अर्थात बहुत शीघ्रता से। तो गौरव का विलोम होता है लाघव। यहाँ पर लघु लिखा है, इसका विलोम होगा यदि पूछा जाए तो गुरु होगा। अपमान का होगा सम्मान। अपमान का क्या होगा? सम्मान। आदर का अनादर होता है। और कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। ये पूछा जाता है, कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को माने उसे कहते कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, गौरव का विलोम लाघव। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। हवा का अर्थ द्योतक शब्द है। हवा, हवा का अर्थ द्योतक अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हवा है? वायु। अनिल, अनल, अनंग, दहन। देखिए, अनिल जो है ऑप्शन नंबर 1 पर, अनिल का अर्थ होता है हवा। यही बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अनल का अर्थ होता है आग। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और ये दहन लिखा है, इसका भी अर्थ होता है आग। अनंग का अर्थ होता है कामदेव। अनंग किसे कहते हैं? कामदेव। अंग अर्थात जिसका अंग है ही नहीं, है ना, वो कामदेव। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन। क्या होगा? पंडित या महाज्ञानी या महामूर्ख या फिर शत्रु। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, महामूर्ख। जो बहुत मूर्ख है उसे कहा जाता है अक्ल का दुश्मन। समझ गए? पंडित विद्वान को कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। 17 पर लिखा हुआ है कपाट का तद्भव बताइए। कपाट का तद्भव पूछा गया है। क्या होगा? कपड़ा, वस्त्र, किवाड़ या कपूर। कपाट का तद्भव होता है किवाड़। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये कपड़ा है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है करपट। ये भी पूछा जाता है, करपट। करपट तत्सम है, कपड़ा तद्भव है। समझ गए? और वस्त्र भी कपड़ा उसका अर्थ है। किवाड़ तद्भव है और इसका तत्सम है कपाट। कपूर तद्भव है और इसका तत्सम होता है कर्पूर। क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर ये तत्सम है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? भागीरथी, भागीरथी, सन्यासी, अहिल्या। कौन सा सही है इसमें? देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर 1 की भागीरथी। एक शब्द है भगीरथ। क्या है? भगीरथ। और भगीरथ से बना है, इसमें ई प्रत्यय लगाया गया तो हो गया भागीरथी। जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है। सन्यासी ये भी गलत है और अहिल्या ये भी गलत है। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा सही? ऊपर बिंदु भी रहेगा और इधर ऐसे ना भी रहेगा, ये होगा सन्यासी। अहिल्या कैसे लिखा जाएगा? अहिल्या समझ लीजिएगा, ये होता है अहल्या। क्या होता है? अहल्या शब्द शुद्ध है, ये अहिल्या गलत है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 19, काव्य में कितने रस होते हैं? 8 होते हैं या 10 या 9 या फिर 11? तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका 9 रस होते हैं। कितने? सर्वमान्य तरीके से जो रस हैं वे 9 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हालांकि भरत मुनि जो हैं उन्होंने 8 रस माने हैं। कितने माने हैं? 8। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो 9 रस के लिए है, तो आप इसका उत्तर 9 ही देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का, छंद देखिए काव्य में छंद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सबसे पहले उल्लेख छंद शब्द का कहाँ मिला? तो सामवेद में या फिर ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या मत्स्य पुराण में? बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासो किस काल का ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो किस काल का ग्रंथ है ये पूछा गया। आदिकाल का, रीतकाल का या भक्तिकाल का या आधुनिक काल का? तो ये है आदिकाल का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई इसके रचयिता हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 2 गज मलमल, बहुत मोस्ट है, ये कई बार आ चुका है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, विशेषण से संबंधित है। 2 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण होगा? भैया बहुत अच्छा प्रश्न है। गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या सार्वनामिक होगा? देखिए 2 गज मलमल, यहाँ पर ये 2 संख्या लिखी हुई है, लेकिन ये संख्यावाचक नहीं है, ये है परिमाणवाचक। जहाँ पर नाप और तौल, नाप और तौल इससे संबंधित बात आ जाए वहाँ पर परिमाणवाचक ही होता है। आपको बहुत सरलता से याद रखना, ये सबसे अच्छी सरल सटीक पहचान। 2 गज मलमल एक कपड़ा होता है, तो ये नापा जाता है ना, गिना नहीं जाता। संख्यावाचक वही होगा जहाँ पर गिनने की बात आएगी, जैसे 4 पेंसिल, 2 दर्जन केले, है ना, वहाँ पर होगा संख्यावाचक। ये जहाँ पर नाप तौल वहाँ होगा परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध युग्म बताइए। अशुद्ध, आदि अंत, यहाँ पर ये विलोम शब्द दिए हुए हैं, इधर एक शब्द है एक इधर है, आपस में विलोम है ये। तो कहता है कौन सा विलोम सही नहीं है, अशुद्ध कौन सा है ये पूछा गया है। आदि अंत, अनुराग विराग, देखिए आदि का अंत विलोम बिल्कुल सही है, अनुराग का विराग बिल्कुल सही है, शत्रु का मित्र बिल्कुल सही है, अस्त का निरस्त नहीं होता है, बिल्कुल यही उत्तर होगा। अस्त का निरस्त नहीं, अस्त का होता है उदय। अस्त का क्या होता है? उदय। अस्त होना, उदय होना, सूर्यास्त, सूर्योदय। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विकल्प पद का अर्थ द्योतक नहीं है? पद का अर्थ द्योतक, पद से मतलब यहाँ पर क्या? देखिए जैसे कोई शब्द है, यहाँ पर लिखा जाए राम, क्या लिखा है? राम, यह एक शब्द है। अब अगर कहा जाए राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, अब ये वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ये किताब ये भी वैसे शब्द है, पढ़ता ये भी शब्द है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तब उनको कहते हैं पद, अर्थात शब्द का एक नाम पद भी है, ये समझना है। तो यहाँ पर शब्द है, ये तो पद ही है। पैर को भी पद कहते हैं। और दर्जा अर्थात ओहदा, आप किस पद पर काम कर रहे हैं, किस पद पर नौकरी कर रहे हैं, किस दर्जे पर हैं आप, तो ये भी पद होता है। लेकिन पेड़ जो ऑप्शन नंबर 4 है ये पद नहीं होता है, पद का ये कोई अर्थ नहीं है पेड़ से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए विशेषण विशेष से संबंधित क्वेश्चन है। एक होता है विशेषण, समझ लीजिएगा, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य।
क्या होता है? विशेष्य। जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। समझ गए? जैसे काली गाय, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है काली गाय, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है, और किससे बताई गई? काली शब्द से। तो काली विशेषण हुआ और गाय विशेष्य हुआ। ये गाय शब्द है, ये विशेष्य है। अब वही पूछ रहा है जिस शब्द की विशेषता, अर्थात इस वाले हिस्से को पूछ रहा है, विशेष्य को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उसे कहते हैं विशेष्य। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत अच्छा प्रश्न है। चिदंबरा पल्लव ग्राम्या ग्रंथ चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 पर है कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीर की रचनाएं जो हैं उनका संग्रह किया उनके शिष्यों ने, तो उस संग्रह का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। चूँकि कबीर अपने आप लिख नहीं पाते थे, संग्रह करवाया। उस संग्रह, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? कबीर बाणी या कबीर रचनावली या साखी या बीजक? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4, उसे कहते हैं बीजक। साखी, शबद, रमैनी, ये उसमें जो पद हैं, दोहा हैं, चौपाई हैं, 3 कैटेगरी के हैं, पद, दोहा, चौपाई, और इन सब को जिसमें समाहित किया गया उसका नाम दिया गया बीजक। समझ गए? तो यहाँ पर संग्रह के बारे में पूछ रहा है, बीजक होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? लेखक भाई उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है, कभी इसको पढ़िएगा। उसने कहा था प्रेमचंद हैं या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं या फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं या अज्ञेय जी हैं? तो बिल्कुल सही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। समझ गए? सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, 3 कहानियां हैं इनकी केवल, और तीनों बड़ी ही मशहूर हैं। कौन कौन? उसने कहा था, और एक है सुखमय जीवन, ध्यान रखिएगा, सुखमय जीवन, और एक है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। ये इनकी 3 कहानियां हैं, 1, 2, 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। शब्द एक बार आए परंतु अर्थ अनेक हों, यह शर्त है। शब्द एक बार आए परंतु अर्थ अनेक हों, किस अलंकार की पहचान है? ये पूछा गया है। कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा या अनुप्रास होगा या श्लेष होगा या संदेह होगा? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जहाँ पर एक बार शब्द आए और उसके अनेक अर्थ हों, एक से ज़्यादा अर्थ हों, उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उभरे, मोती मानुष चून। समझ गए? तो यहाँ पानी के कई अर्थ हैं। और अनुप्रास, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बहुत प्रसिद्ध है उदाहरण इसका। कलित कपूर में न कीरत, कुमोद में न कुंद में न कास में, कपास में न कंद में, ये अनुप्रास अलंकार। संदेह अलंकार बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो ये संदेह हुआ। तो यहाँ पर श्लेष ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये है किसकी पंक्ति है? इसके रचनाकार कौन है? रहीम जी हैं या रविदास की है ये पंक्ति, या दादू की है या मीरा की है? तो यह पंक्ति है रविदास की, संत रविदास या संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, रविदास। क्वेश्चन नंबर 30 का। बस आज की इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।